हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 8 है। तो आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? विकासीय संबंध खोजना। यानी कि जो विकास हुआ था, जो परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन हुए थे, उस दौरान क्या होता, विकास हुआ था। तो जो विकास हुआ तो उसके बीच क्या संबंध हम खोजेंगे। तो संबंध किसके आधार पर खोजोगे? अंग के आधार पर। किसके? अंग के आधार पर। अंग के आधार पर। तो अंग के आधार पर कितने? 3 प्रकार के अंग आते हैं। एक में पहला आ जाता है समजात अंग। समजात अंग। समजात अंग। समजात अंग क्या होते हैं कि वे अंग जिनकी जो उत्पत्ति और संरचना होती है वो समान होती है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। क्या लिखेंगे कि वे अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होते हैं। समान होते हैं, लेकिन लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। कौन से अंग कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग कहलाते हैं। हमने क्या देखा कि समजात अंग कौन से अंग होते हैं? वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना समान होती है, समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या? मनुष्य एवं छिपकली का छिपकली का अग्रपाद। तो हमने क्या एग्जाम्पल में देखा? मनुष्य एवं छिपकली का अग्रपाद। तो मनुष्य अग्रपाद क्या होता है? ये जो हाथ, हम लोग का हाथ होता है, वही क्या है? अग्रपाद है। तो इसमें क्या, जो छिपकली की जो अग्रपाद होती है, मनुष्य का जो ऐसे हमारे हाथ, जो छिपकली होती है उसकी भी हमारे हाथ की तरह संरचना होती है। तो उसकी जो उत्पत्ति संरचना दोनों होती है, छिपकली और मनुष्य की, वो क्या होती है? समान होती है, लेकिन उनके कार्य क्या अलग अलग होते हैं। जैसे कि छिपकली क्या करती है? वो अपने अग्रपाद की सहायता से दीवार में क्या रहती है? चिपकी रहती है और उसकी सहायता से चलती है। लेकिन हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं? कोई चीज पकड़ते हैं, कोई, जैसे कि हमने क्या पकड़ा? मार्कर पकड़ा, पेन पकड़ा, उस हाथ से पेन पकड़ के लिखते हैं, उससे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो हमारे जो यानी हमारे जो हाथ है, यानी कि जो अग्रपाद है, उसका कार्य अलग है, और जो छिपकली का अग्रपाद का कार्य है वो अलग है। तो ऐसे हम क्या कहलाते हैं? समजात अंग, लेकिन इनकी क्या संरचना समान होती है। दूसरा आ जाता है दूसरा आ जाता है समरूप अंग। समरूप अंग। समरूप अंग कौन से होते हैं? वे अंग वे अंग जिनका कार्य तो समान होता है, कार्य तो समान होता है, किंतु उनकी
संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न होती है, भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समरूप अंक कहलाते हैं। समरूप अंग कहलाते हैं। समरूप अंक क्या है? समरूप अंग समजात अंक का विपरीत है। यानी कि समरूप अंग वे अंग होते हैं जिनका कार्य तो समान होता है, यानी कि जो ये अंग होंगे उनके कार्य तो समान होंगे, लेकिन उनकी जो संरचना एवं उत्पत्ति होती है वो कैसी होती है? भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। इसका इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे? जैसे जैसे क्या? चमगादड़, चमगादड़ एवं तितली के, तितली के पंख। क्या हमने देखा? चमगादड़ एवं तितली के पंख। तो चमगादड़ एवं तितली के पंख दोनों ही क्या समान कार्य करते हैं, यानी कि चमगादड़ अपने पंख का प्रयोग उड़ने के लिए करता है और तितली भी उड़ने के लिए। जो चमगादड़ और तितली होती हैं उनके पंख क्या करते हैं? उड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि इनके कार्य तो समान है। लेकिन जो चमगादड़ का पंख होता है उसकी संरचना तितली के पंख से भिन्न होती है, यानी कि दोनों का जो संरचना एवं उत्पत्ति होती है उसकी, वो चमगादड़ और तितली के पंख की वो अलग अलग होती है, लेकिन दोनों के कार्य क्या है? समान ही है। दोनों ही क्या? उड़ने के कार्य आते हैं। तो समरूप अंग ये हो गया। अब तीसरा अंग आता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या है? वे अंग, वे अंग जिनका जिनका हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, नहीं होता। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग कहलाते हैं। क्या हमने देखा? अवशेषी अंग कौन होते हैं? वे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, अवशेषी अंग कहलाता है। अवशेषी नाम से जैसे कि पता चल रहा है, जैसे यानी कि हमारे शरीर में तो होते ही अंग, लेकिन इनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। जैसे कि अपेंडिक्स, अपेंडिक्स ये जो अंग होता है इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि विकासीय संबंध खोजो, यानी कि आपस में जो अंग, और किसके आधार पर? अंग के आधार पर। तो हमने क्या देखा? अंग, जो अंग है उनके बीच क्या संबंध, विकासीय संबंध देखा। जैसे कि पहला क्या आ जाता है जिसमें समजात अंग। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी जो उत्पत्ति और संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, जैसे मनुष्य एवं छिपकली का अग्रपात। दूसरा हमने क्या देखा? समरूप अंग, वे अंग जिनका कार्य तो समान होता है, यानी कि ये दोनों अंग, मतलब जो ये समरूप अंग होते हैं वो कार्य तो समान करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? भिन्न होती है। अवशेषी अंग क्या होते हैं? वे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता, यानी कि उसका उपयोग नहीं होता है, वैसे अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग। जैसे कि अपेंडिक्स। अब हमारा टॉपिक आता है जीवाश्म। अब हम क्या पढ़ेंगे? जीवाश्म को। अब हम जानते हैं कि जीवाश्म क्या है। तो जीवाश्म क्या होते हैं कि जैसे बहुत पूर्व जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जो भी इस समय अस्तित्व में नहीं है वो क्या रहते हैं कि जमीन के नीचे बहुत ही अंदर क्या हो जाते हैं?
दब जाते हैं, या फिर वो क्या कुछ उनकी हड्डियां बची रहती है, या फिर उनके जो कुछ छाप छूटे रहते हैं, तो वो जो जो छाप होती है या फिर वो जो हड्डियां कुछ बची रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाश्म, यानी कि जो जीवित जीवों का अवशेष बचा रहता है वही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। तो जीवाश्म क्या है, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, जीवाश्म क्या होते हैं। समझ आया जीवाश्म क्या है, कि यानी कि जो पहले बहुत साल पहले जो जीव होते थे, जीव जीवित रहते थे, उसके बाद जब वो मर गए तो वो क्या हुए, कई चट्टानों के बीच में या फिर जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा अंदर क्या हो गए, दब गए। तो या फिर उनके कुछ अवशेष बचे रहते, या फिर जो उनके द्वारा छाप छूटा रहता है, तो यानी कि वो कैसा था, जो जीव था उसका क्या रहता है, तो जमीन है तो उस पे ऐसे छाप छूटा था, उसका आकार बना रहता है छाप, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब अब ये हम जानेंगे कि जीवाश्म कैसे पता चले कि आखिर जीवाश्म कितना पुराना है। तो इसके लिए दो विधि आती है, एक आता है सापेक्ष विधि या फिर खुदाई, दूसरी विधि क्या है, फॉसिल डेटिंग। तो सापेक्ष विधि या खुदाई में क्या होता है कि इसमें हमें केवल इतना ही पता चलेगा कि कौन सा जीवाश्म कितना मतलब ज्यादा पुराना है या फिर कम पुराना है, लेकिन फॉसिल डेटिंग में हमें ये उसका समय भी पता चलता है कि आखिर वो कितना पुराना है और कितना नहीं। लेकिन जो सापेक्ष विधि खुदाई उसमें केवल हमें यही पता चलता है कि कितना यानी कि जो जीवाश्म है वो कम पुराना है या फिर ज्यादा पुराना है, कौन किससे अधिक पुराना है, इतना ही पता चलता है। तो सापेक्ष विधि यानी कि खुदाई में क्या होता है कि जो हम पृथ्वी के अंदर खोदते हैं तो फिर हमें एक, जब खोदते चले जाएंगे ऐसे, तो ये क्या मान ली, ये जमीन का परत, ठीक, हमने क्या किया, खुदाई शुरू किया, तो यहाँ पे एक जीवाश्म मान लीजिए यहाँ पे मिला, फिर इसके नीचे कोई जीवाश्म मिल रहा है, फिर इसके नीचे कोई जीवाश्म मिल रहा है, और यहाँ पे कोई जीवाश्म मिल रहा है, तो हमें क्या पता चलता है कि जो जितना नीचे रहेगा, जो जीवाश्म जितना नीचे रहेगा वो क्या है, जो जितना नीचे है वो क्या है, अधिक पुराना है। कैसा है, वो अधिक पुराना है, ठीक। और जो ऊपर ही रहेगा वो क्या है, वो कम पुराना है। कैसा है, कम पुराना। तो समझ आई खुदाई विधि, जो यानी कि जो सापेक्ष विधि, उसमें क्या, जब हम खोदते जाते हैं तो क्या पता चलता है कि जो हमें जमीन के अंदर बारी बारी से मिलता है, ये कुछ ऊपर है तो वो क्या है, कम पुराना है। फिर जो उसके नीचे इस वाले से ज्यादा पुराना है, फिर उससे नीचे उससे ज्यादा पुराना है, फिर जो सबसे नीचे पाया जाएगा वो सबसे अधिक पुराना होगा। फिर आती है हमारी दूसरी विधि, क्या है, फॉसिल डेटिंग। फॉसिल डेटिंग क्या है कि इसमें हमें एग्जैक्ट समय भी पता चल जाता है कि आखिर जो जीवाश्म है वो कितना पुराना है। तो ये क्या है, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है, उसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि जीवाश्म में पाए जाने वाले, जो जीवाश्म होता है उसमें पाए जाने वाले किसी एक तत्व का, सिर्फ किसका यहाँ पे प्रयोग होता है, कार्बन, कार्बन का होता है। तो एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के आधार पर, जो समस्थानिक क्या लेते हैं, कार्बन 14 होता है, जो समस्थानिक होता है वो कार्बन 14 लिया जाता है। तो इसके आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है। अब कैसे निर्धारित किया, ये यहाँ पे नहीं पढ़ना, केवल ये जानना है कि जो कार्बन 14 यानी कि सीधा सीधा यही लिखना है फॉसिल डेटिंग में कि जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारित किया जाता है, उसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। यहाँ पे हमें पता भी चल जाता है कि आखिर जीवाश्म कितना पुराना है, 10 करोड़ पुराना है, 20 यानी 10 करोड़ वर्ष पुराना है, 20 करोड़ वर्ष पुराना है, या फिर क्या है 50 लाख पुराने। तो यहाँ पे ये ऐसे एक समय पता चल जाता है। लेकिन जो सापेक्ष विधि खुदाई में, उसमें हमें केवल इतना ही पता चलता है कि कौन कितना पुराना और कौन कम पुराना है और कौन सबसे ज्यादा अधिक पुराना है, केवल इतना ही पता चलता है। तो हमने जीवाश्म पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है विकास के चरण। अब हम यहाँ पे समझेंगे विकास के चरण को, यानी कि विकास किस तरह से होता है।
तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे किसका, गोभी का। हमने किसका एग्जाम्पल लिया, गोभी। कौन सी गोभी, जंगली गोभी। जंगली गोभी। तो जंगली गोभी का हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया विकास के चरण को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले क्या आता था, जंगली गोभी आता था। तो मानव ने इसका क्या किया, इसका विकास किया है, इसका मतलब यानी कि चयन किया और इसका क्या हुआ, विकास किया। तो जंगली गोभी से किस तरह से उन्होंने, जो मानव ने उसका चयन किया कि उन्हें क्या चाहिए था, ये जंगली गोभी क्या रहती थी, पत्ते जैसी रहती थी। तो उन्हें क्या करना था कि जो पत्ती था, मानव ने चयन किया जो पत्ती है, यानी कि जो गोभी, जंगली गोभी है, उसकी जो पत्तियों को हमने पास पास और लाना है, हमें पास पास और लाना है। तो इस प्रकार से किसका विकास हुआ, पत्ता गोभी का। किसका, पत्ता गोभी का। और इस तरह से क्या हुआ, पत्ता गोभी। फिर उन्हें क्या चाहिए था, फूल जैसा। तो क्या विकास हुआ, फूल गोभी। फूल गोभी या फिर लाल पत्ता गोभी था, यानी कि लाल गोभी। गांठ गोभी, क्या हुआ, गांठ गोभी। गांठ गोभी और एक, यानी कि गांठ गोभी ने गांठ जैसा खाना था, गांठ गोभी हो गया। और एक गोभी उन्हें चाहिए था मनुष्य को चौड़े पत्ते वाली, तो उन्होंने, उन्हें चौड़े पत्ते वाली चाहिए थी। तो उन्होंने क्या, चौड़े पत्ते वाली गोभी को हम क्या कहते हैं, केल कहते हैं। तो केल का यूज किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि मानव ने, जैसे हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, सोचिंग विकास के चरण हमने सब समझ चुका है कि कैसे विकास होता है, जाति उद्भव होता है तो उस तरह से विकास होता है। ब्रिंग का एग्जाम्पल उस तरह से भी हमने समझा था। तो यहाँ पे इस विकास के चरण में हम क्या समझ रहे हैं कि यानी कि जो एक कृत्रिम चयन को समझेंगे, ठीक, किसको, कृत्रिम चयन को। तो हमने अभी तक प्राकृतिक, वो सब हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक चयन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कृत्रिम चयन, यानी कि जो ये जंगली गोभी हो, इसका चयन हो रहा है। क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, मानव के द्वारा। मानव के द्वारा चयन हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कुछ भी जब हम लोग मानव के द्वारा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम। तो यानी कि जो ये मानव के द्वारा चयन हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन क्यों कहा कि जो ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, लाल गोभी, गांठ गोभी, केल है, इन सब का अपने आप से प्राकृतिक चयन नहीं हुआ। इसका इसका जो इसका चयन किसने किया, मानव इसका चयन मानव के द्वारा हुआ। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, विकास के चरण, यही हमारा लास्ट टॉपिक था और हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इसी अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।